हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है फिर से ये क्लासेस में। जैसे कि आप लोग को कहे थे कि जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो एक नया चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके मिलेंगे। तो आज हम लोग मिले हैं धातु और अधातु। एक थर्ड चैप्टर है केमिस्ट्री में, सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर हम लोग का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। ठीक, तो आज चलते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर का। इससे बेहतर और कुछ भी नहीं, मतलब इसको पढ़ लीजिए, आपका सब क्वेश्चन लगभग जितना भी क्वेश्चन पूछेगा लगभग ऑब्जेक्टिव उतना बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और देखिए 100 क्वेश्चन लिए हैं तो थोड़ा स्पीड जाएगा। ठीक, तो ये नहीं जो जिसमें आपको मतलब बताने का होगा उसको आपको बता दिया जाएगा, लेकिन हर एक क्वेश्चन को इतना डिटेल में बताया नहीं जाएगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन को अगर बताने का जरूरत पड़ेगा उसको हम बता देंगे, जिसको जरूरत नहीं पड़ेगा उसको हम इतना डिटेल से नहीं बताएंगे। ठीक, तो चलते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? क्या है फर्स्ट ऑप्शन? CH4, CO2, CaCl2 और NH3। देखिए आयनिक यौगिक, देखिए एक आयनिक बॉन्ड होता है और एक आयनिक यौगिक होता है। आयनिक यौगिक जो बनता है आयनिक बॉन्ड से बनता है। तो देखिए आयनिक यौगिक और आयनिक बॉन्ड, जैसे देख लीजिए हम लोग देखते हैं CaCl2। और देखिए आयनिक यौगिक जो होता है वो पूरी तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ही बनता है, मतलब पूरी तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी आयनिक यौगिक बनेगा। देखिए जैसे कैल्शियम में क्या होता है, 2 8 8 और 2। ठीक, 8 2 10 10 8 18 18 और 2 20 20 इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए एक क्लोरीन इधर ले लेते हैं हम लोग, एक क्लोरीन इधर ले लेते हैं। इसमें क्या आता है, 2 8 और 7। इसमें भी कितना आता है, 2 8 और 7। इसको आपको 11th पढ़ना, थोड़ा सा बता देते हैं जो होता क्या है आयनिक यौगिक। ठीक, फुल्ली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के से जो बनता है यौगिक उसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक यौगिक। जैसे यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक, यहाँ कितना बच गया, 2 8 8। यहाँ देखिए 2 8 और 7 और 1 कितना हो गया, 8। इधर भी सेम 2 8 और 7 और 1 8। देखिए इसका भी ऑक्टेट फुल हो गया, इसका भी ऑक्टेट फुल हो गया, इसका भी ऑक्टेट फुल हो गया। पढ़िएगा आगे आप लोग को ऑक्टेट क्या होता है। तो देखिए अब क्या होगा, Ca इधर Cl और इधर भी Cl, या इसी को लिखता है CaCl2। और ये जो बॉन्ड बनता है बीच में इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। और ये कंपाउंड क्या कहलाता है, आयनिक कंपाउंड, या हिंदी में बोलते हैं इसको आयनिक यौगिक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, मतलब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी यौगिक बने उसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक यौगिक। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड का क्वेश्चन। क्या है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? एल्यूमिनियम, सोडियम, कॉपर और आयरन। इसमें सबसे कम होता है सोडियम का। किसका? ऑप्शन नंबर सी, बी। सबसे गलनांक का क्या किसका कम होगा, सबसे कम सोडियम का। आगे देखिए क्या है, हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक है? हीरा और ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक आप पढ़े होंगे कि अधातु होता है ग्रेफाइट, लेकिन ये भी फिर भी क्या होता है, ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक। तो क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या है, ठोस अवस्था में विद्युत संयोजन यौगिक विद्युत का चालन करते हैं, धीमी गति से करते हैं या नहीं करते हैं, या सभी कथन सत्य है। देखिए ठोस अवस्था में विद्युत संयोजन यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे क्या लिखा है, विद्युत संयोजन यौगिक कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होते हैं, अल्प घुलनशील होते हैं, बिल्कुल अघुलनशील होते हैं, या घुलनशील नहीं होते हैं। तो विद्युत संयोजन यौगिक जो कार्बन डाइसल्फाइड में होता है घुलनशील नहीं होता है, घुलनशील नहीं होता है या अघुलनशील। तो ऑप्शन देखिए घुलनशील होता है, ये गलत हो गया, नहीं होता घुलनशील। अल्प घुलनशील, अल्प मतलब थोड़ा सा घुलनशील होता है, नहीं, इसमें कुछ भी घुलनशील नहीं होता है। क्या लिखा है, बिल्कुल अघुलनशील होता है, सही है ये भी। और डी में लिखा है घुलनशील नहीं होता है, ये भी। देखिए दोनों ऑप्शन में सेम ही बात कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि अघुलनशील होता है, इसमें बोलता है घुलनशील नहीं होता। बात वही हो गया ना, तो घुलनशील नहीं हो या अघुलनशील हो तो क्या हो जाएगा, सी और डी दोनों इसका ऑप्शन हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। ठीक, आगे
विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। किस पर होता है? एनोड पर। इलेक्ट्रॉन जो होता है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। जैसे इसको बोल लेते हैं कैथोड और इसमें ये होता है एनोड, दो रॉड होता है, ठीक, एक सोल्यूशन में। तो इलेक्ट्रॉन कहां पे आएगा? एनोड पर। और इसमें प्रोटॉन, प्रोटॉन किस पे आता है? कैथोड पर। तो प्रोटॉन बोलेगा तो किस पे? कैथोड पे। और इलेक्ट्रॉन बोलेगा किसमें? एनोड पे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, बेरियम। देखिए ये बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का होता है। किसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है क्या हो गया? बॉक्साइट। बॉक्साइट एक होता है कोरंडम और एक होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट। देखिए एल्यूमिनियम का 3 अयस्क होता है, एक बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट। यहाँ आपका पूछा बॉक्साइट किसका अयस्क है? किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम। और ये तीनों याद रखिएगा, कोई भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। तो यहाँ पूछा है कौन सा? ये बॉक्साइट का। आगे चलते हैं, इसको लिख लीजिएगा जो तीनों ये इसका एल्यूमिनियम का क्या होता है? 3 अयस्क होता है, बॉक्साइट, कोरंडम और क्रायोलाइट। आगे कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करते हैं। ये यौगिक जल में विलय, ये तत्व क्या हो सकता है? देखिए क्या बोला है, कोई धातु जो है क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, ठीक करता है। ये यौगिक जल में विलय है, ये तत्व क्या हो सकता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है? कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्या दिया है? टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिरकोनियम धातु कहा जाता है। मतलब इन चारों धातु को क्या कहते हैं एक साथ? महत्वपूर्ण धातु, सामरिक धातु, प्राचीनतम धातु, कोई नहीं। इसका होता है सामरिक धातु। ऑप्शन नंबर बी। मतलब चारों धातु को क्या बोलते हैं एक साथ? बोलेंगे क्या बोलेंगे हम लोग? सामरिक धातु, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन है और जल्द से जल्द इसको पूरा करना है, ठीक। ये नहीं जो आपको अगर 2-3 घंटा का वीडियो बन गया, आप देखते देखते बोर हो गए तो फिर वो भी काम बनने वाला नहीं है, ठीक। इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, कौन त्यागता है? धातु। जैसे देख लीजिए सोडियम क्या होता है? 2 8 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये दे देता है किसी को। कितना बचा? 2 8। जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस का। कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस का। तो क्या हो जाएगा? और यही बोला कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनात्मक, धनात्मक मतलब प्लस का चार्ज किसमें होता है? धातु में। किसमें भी हो सकता है, जैसे मैग्नीशियम देख लीजिए क्या होता है? 2 8 और 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और Mg, एक इलेक्ट्रॉन किया तो 1 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन किया तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस, Mg+2। तो कौन करता है? धातु। ऑप्शन नंबर सी। आगे क्या लिखा है? सोना का धात्विक चमक कैसा है? सफेद, लाल, भूरा वर्ण, पीत वर्ण, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? पीत वर्ण होता है। ऑप्शन नंबर सी। सोना का धात्विक चमक होता कैसा होता है? पीत वर्ण। ऐसे तो सफेद ही टाइप का होता है लेकिन होता है पीत वर्ण टाइप का। मेन अगर इसका कलर लीजिएगा तो कैसा होगा? पीत वर्ण। आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कौन सा कलर में चमक होती है तो कौन सा कहना है आपको? पीत वर्ण में, ठीक। रेड कलर का थोड़ा थोड़ा होता है। आगे क्या है? चांदी के बर्तन या गहने को वायु में खुला छोड़ने पर उसकी सतह पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, जो है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर नाइट्राइड, और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर नाइट्राइड। तो क्या होता है? बी। ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर सल्फाइड। मतलब चांदी के बर्तन या गहने में वायु खुला छोड़ दीजिएगा तो कौन सा
काले धब्बे पड़ जाते हैं उस बर्तन में, तो कौन सा होता है ये काला धब्बा? सिल्वर सल्फाइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे अब देखिए, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जा सकती है। धातु में ये गुणधर्म क्या कहलाती है? अवघात, वर्ध्यता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों जो गुण है धातु का ही है, ठीक। और सोना क्या है? धातु है। सोना क्या है? धातु। तो देखिए धातु का बताया, देखिए इसमें चमक होती है, इसमें आघात वर्धनता होती है, इसमें तन्यता होती है, और यहाँ बोला है कि एक लंबी तार खींच सकते हैं, कितना? 2 किलोमीटर। कितना बोल रहा है? 2 किलोमीटर। 1 ग्राम मतलब सोना, उसको 2 किलोमीटर लंबा कर दिए। तो ये गुण, कौन से गुण के कारण ये 2 किलोमीटर लंबा इसको खींच सकते हैं, वही पूछ रहा है। पहला क्या था? आघात वर्धनता। बी है या तन्यता। सी है क्या? कठोरता। और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? बी। ऑप्शन नंबर बी, तन्यता। तन्यता के कारण ही 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर दूरी तक उसको हम खींच सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? तन्यता के कारण ऐसा होता है। आगे यहां बोला है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक होता है? देखिए जनरली क्या होता है? अधातु क्या होता है? विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। लेकिन कोई कोई धातु है अपवाद में जो क्या होता है? अधातु रहने के कारण भी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो पहला क्या है? ग्रेफाइट, कॉपर, हीरा, सल्फाइड। तो कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ए, ऑप्शन नंबर ए। ये क्या होता है? अधातु है लेकिन फिर भी क्या करता है? विद्युत का सुचालक होता है। आगे निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को, मैग्नीशियम को, जिंक को, मोलिडियम होगा यहाँ, ठीक। तो देखिए सोडियम, इसका आंसर क्या होता है? सोडियम। इसको याद कर लीजिए कि सोडियम को क्या करते हैं हम लोग? केरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्योंकि ये बहुत क्रियाशीलता होता है। अगर क्रियाशील में रहता है, ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो ये किसी से भी अभिक्रिया कर लेगी, ठीक। इसलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं? केरोसिन में डुबा के रखते हैं। किसको? सोडियम को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। आगे बोला क्या? निम्न में कौन अधातु पानी में डुबाकर रखी जाती है? क्या लिखा? फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सल्फर और आयोडीन। देखिए मेनली किसको रखते हैं हम लोग? फास्फोरस को रखते हैं। पानी में जो डुबा के रखते हैं किसको रखते हैं? फास्फोरस। और यहाँ भी दे दिया क्या? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस। आप लोग को एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, इतना डिफिकल्ट नहीं देगा आपको, सिर्फ पूछेगा कि किसको हम डुबा के रखते हैं। तो एक देगा ऑप्शन फास्फोरस, एक सल्फर, एक आयोडीन, एक कुछ और दे सकता है। तो कौन सा होता है? अगर दोनों दे दे तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? श्वेत ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे आगे चलते हैं। देखिए ताम नहीं, ये ताम नहीं, यहां हो जाएगा कॉपर। कॉपर एवं टीन के मिश्रित को क्या कहते हैं? देखिए कॉपर और टीन के मिश्रित को क्या कहते हैं? इसी को बोलते हैं ब्रोंज। हम लोग, आपकी किताब में ब्रोंज भी लिखा रहेगा। ये होता है कॉपर और टीन, ठीक। और पीतल होता है कॉपर और जिंक का मिश्रित, ठीक। और ये होता है लेड और टीन का होता है, ठीक। और ड्यूराल्यूमिन होता है, एल्यूमिनियम का होता है, मैग्नीशियम का, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, ठीक। देखिए इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए। पीतल किससे किससे होता है? मिश्रित किसका किसका? कॉपर और जिंक का। कांसा किसका किसका होता है? कॉपर और टीन का। और सोल्डर किसका होता है? लेड और टीन का। और ड्यूराल्यूमिन होता है, इसमें ज्यादातर होता है एलिमेंट एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर और भी कुछ रहता है, ठीक। तो ये चारों आपके सिलेबस में दिया है, चारों दिया है मिश्रित। तो पीतल, कांसा, सोल्डर, ड्यूराल्यूमिन, ये चारों नोट कर लीजिए। जो कॉपर, जिंक, कॉपर, टीन, लेड, टीन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम और कॉपर, ये चारों नोट कर लीजिए आप। अठारह नंबर ये हो गया। 18 चलते हैं। क्या बोला है? स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है। हाँ ऑब्वियसली धातु की बनी रहेगी, क्योंकि धातु की बनी रहेगी तब ना घंटी में अगर कोई चीज से मारे तो वो जाए दूर तक, आवाज जाएगी, ठीक। क्योंकि ये एक होता क्यों, ऐसा क्यों होता है? जो हम धातु के ही मतलब धातु को ही एक घंटी के रूप में यूज करते हैं, ठीक। एक सोनारस होता है या चालक होता है, तन्य है या आघातवर्धक। देखिए चारों तो धातु का गुण है।
सोनारस भी, चालक भी, तन्य भी और आघात वर्धनीय। तो यहाँ हमको आवाज की जरूरत है, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सोनारस। चालक करंट से कोई मतलब नहीं है, तन्य मतलब इसको खींचना भी नहीं है, आघात वर्धनीय इसको पीट पीट के चादर के जैसा बनाना भी नहीं है, इसको हमको सिर्फ आवाज चाहिए। जिस घंटी जो चाहिए धातु की जो बनी है, से हमको क्या चाहिए, आवाज चाहिए, साउंड चाहिए। तो क्या होगा, सोनारस से होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बोलेगा करंट से, करंट चाहिए तो किससे होगा, चालक। अगर बोलेगा कि हमको लंबी तार खींचना है तो कौन सा गुण लेंगे, तन्य। इसको अगर बोलेगा हमको पीट पीट के चादर जैसा बनाना, कौन सा गुण हो जाएगा उसका, आघात वर्धनीय। हमको चाहिए अभी क्या, आवाज चाहिए, तो क्या हो जाएगा, सोनारस। आगे देखिए क्या है, सोडियम का एक अयस्क चिली साल्ट पीटर। देखिए सोडियम का एक अयस्क होता है जिसको क्या बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर। कहाँ पाया जाता है, भारत में, दक्षिण अफ्रीका में, अमेरिका में, तमिलनाडु में या झारखंड में। कहाँ पाया था, दक्षिण अमेरिका में, बी, ऑप्शन नंबर बी। भारत में नहीं पाया था, चिली साल्ट पीटर जो है भारत में नहीं पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। आगे देखिए, शुद्ध सोना 22 कैरेट का होता है, 23 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है या 16 कैरेट का होता है। देखिए शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन जो आप लोग जो आभूषण पहनते हैं, कोई मतलब बाला या कुछ पहनता है, जो नाक में बेसर उसर पहनता है, वो होता है 22 कैरेट का, ठीक। और लेकिन शुद्ध सोना को कहेगा तो कितना कैरेट का होता है, 24 कैरेट का, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर बोलेगा आभूषण बनाने के लिए कितना कैरेट सोना का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 22 कैरेट। लेकिन शुद्ध सोना बोलेगा तो कितना बोलेगा, 24 कैरेट, ऑप्शन नंबर सी। आगे आगे चलते हैं। क्या लिखा है, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के कम चालक हैं, सबसे अच्छे चालक हैं, और चालक है सबसे अच्छे कुचालक है। सिल्वर और कॉपर क्या होता है, अच्छा चालक होता है। क्या होता है, अच्छा चालक, करंट को अच्छे से पास करता है। और बताया है उष्मा का क्या होता है, अच्छा चालक होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉपर और सिल्वर जो है ना, ये अच्छा चालक होता है उष्मा का, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सबसे अच्छे चालक है। आगे लेड उष्मा का क्या है, और चालक, चालक चालक और चालक दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए थोड़ा सा होता है, बहुत कम, मिनिमम चालक, तो इसको हम अचालक के रूप में मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेड क्या होता है, उष्मा का अचालक। लेकिन क्या बताया अभी, सिल्वर और कॉपर क्या होता है, चालक होता है। आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश कीजिए, और हम भी थोड़ा फास्ट जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको ये बोर ना हो कि 2-3 घंटा का वीडियो बन जाए तो इसमें बोर हो जाइएगा, ऑब्वियसली बोर हो जाइएगा, ठीक। एक्वारिजियम किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl या HNO3, नाइट्रिक अम्ल वही HNO3, या सल्फ्यूरिक H2SO4, एसिटिक, सल्फ्यूरिक या ऑक्जेलिक या नाइट्रिक। तो होता है ऑप्शन नंबर ए। एक्वारियम दो अम्लों का ताजा मिश्रण होता है, एक HCl होता है और एक क्या होता है, HNO3, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है, मरकरी, ब्रोमीन, सल्फर, सोडियम। क्या होगा, बी। क्या बोला, अधातु, अधातु क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अगर यही बोलता धातु क्या होता, मरकरी। मरकरी भी रूम टेम्परेचर में क्या होता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन क्या हो गया, मरकरी धातु हो गया। लेकिन यहाँ क्या पूछा आपने को, अधातु पूछा, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे चलते हैं। बोला है धातु आवाज सरणी में किस ओर स्थित होता है, बाईं ओर, दाईं ओर, लेंथेनाइट, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप पीटी देखिएगा ना, पीटी पीरियोडिक टेबल, तो बाएं साइड में जो रहता है उसको बोलते हैं हम लोग धातुएं। धातु जो रहता है कहाँ रहता है, बायां साइड, और अधातु कहाँ रहता है, दाहिना साइड। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पूछा किसके बारे में, धातु के बारे में, तो क्या हो जाएगी, बायां साइड। और अधातु पूछेगा तो क्या हो जाएगा, दाहिना साइड, ठीक। आगे चलते हैं। देखिए वे क्वेश्चन पूछ लिया, अधातु आवाज सरणी में किधर पाई जाती है। बोले ना धातु किधर होती है, बाएं साइड, और अधातु किधर होती है, दाएं साइड। तो क्या हो जाएगा, देखिए जहां दाया दाईं ओर, क्या हो जाएगी, दाईं ओर। और बाईं ओर कौन होता है, धातु। आगे
क्या बोल रहा है, धातु द्वारा त्यागी गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस धातु तत्व का क्या कहा जाता है। देखिए धातु अभी बताए ना, जैसे सोडियम 281, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, किसी को दे रहा है। जैसे मैग्नीशियम 282, ये भी किसी इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे रहा है। तो मतलब धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति होती है, ठीक। तो ये कितना कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या कितना कौन इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, ये किस पर डिपेंड करता है, संयोजकता पर। किस पर, संयोजकता पर। यहाँ दिया ऑप्शन संयोजकता, आयनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयोजकता। इसी पर डिपेंड करेगा कि कौन धातु कितना इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी होती है, लेकिन कौन धातु कितना इलेक्ट्रॉन देगा वो डिसाइड कौन करेगा, संयोजकता, ठीक। आगे चलते हैं। धातु को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। देखिए अवघात वर्ध्यता, तन्यता, कठोरता, इनमें से कोई नहीं। देखिए तीनों जो है धातु का ही गुण है। तन्यता भी धातु का गुण होता है, कठोरता भी, और अवघात वर्ध्यता भी। अब बोला है, जैसे हम बोले ना तो 2 किलोमीटर लंबी तार खींची जाती है, वो किसके कारण होता है, तन्यता के कारण, ठीक। लेकिन यहाँ बोला है कि धातु को पीट कर पतली चादर बनाए, गुण तो सारा धातु का ही है, लेकिन अलग अलग धातु मतलब कौन सा गुण के कारण वो धातु में ऐसा गुण आया है। तो क्या होता है, पीट कर पतली चादर बनाए थे, ये किसके कारण होता है, ये होता है अवघात वर्ध्यता। अवघात वर्ध्यता जितना रहेगा जिस धातु में, उस धातु को इतना पीट के हम उसके चादर जैसा बना सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब वहां बोला था कि किलोमीटर, 2 किलोमीटर को एक ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबी खींच सकते हैं, वो कौन सा गुण के कारण हो सकता था, तन्यता के कारण। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि धातु को पीट के लंबा चादर बना सकते हैं, वो कौन से गुण के कारण होगा, तो कौन सा हो जाएगा, अवघात वर्ध्यता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलते हैं। कुछ धातु के साथ हाइड्रोजन संयोग कर धातु के क्या बनाते हैं, हाइड्राइड, ऑक्साइड, ए एंड बी, इनमें से कौन है। देखिए धातु किसके साथ अभी क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। देखिए जैसे ले सोडियम, एक धातु ले लिया, क्या ले लिया, सोडियम, इसको हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, क्या बनाएगा, NaH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड। तो क्या बन रहा है, हाइड्राइड बन रहा है। क्या हो जाएगा ऑप्शन, अरे ये अगर देख लीजिए Mg, ये भी क्या है, धातु ही है, और H2, क्या MgH2, तो ये भी मैग्नीशियम हाइड्राइड। तो क्या हो जाएगा, किसी भी धातु को अगर हाइड्रोजन से अगर संयोग कर रहे हैं तो कौन सा चीज बनेगा, हाइड्राइड। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, धातु जल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं एग्जांपल। धातु बोल रहा है Na ले लेते हैं, और किसके साथ करने बोल रहा है, जल के साथ, H2O। तो इससे बनेगा क्या, NaOH, और क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन बच जाएगा, क्या बनेगा, H2। तो क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह Mg ले लीजिए आप, कोई भी धातु ले लीजिए, H2, क्या बनेगा, MgOH होल 2 प्लस H2। देखिए संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन कौन सा हमको यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गैस निकलेगा, तो कौन सा गैस निकल रहा है यहाँ, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे चलते हैं 31 में। क्या बोल रहा है, धातु से और धातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को कहते हैं। अभी बोले ना धातु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और धातु क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो धातु जैसे ले लेते हैं हम लोग Na, ठीक, और धातु ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन, क्लियर। देखिए 2, 8 और 1, 11 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 2 10 और 1 11, उसमें कितना रहेगा, 17। तो 2, 8 और 7, क्लियर। अब ये धातु है, ये क्या, अधातु। तो ये धातु क्या करेगा, धातु क्या करेगा, अधातु को इलेक्ट्रॉन देगा। क्या बच जाएगा यहाँ, 2 और 8, ये इलेक्ट्रॉन एक लिया, तो क्या हो जाएगा, 2, 8 और 8। अभी बताया ना, फुल्ली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बनता है, आयनिक कंपाउंड, और इसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड, ठीक। इसी को बोलते हैं आयनिक यौगिक।
ये कंपाउंड जो बनेगा क्या बनेगा, आयनिक यौगिक, और जो बॉन्ड से बनेगा उसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। तो ये क्या बनेगा, NaCl। NaCl इसी को बोलते हैं हम लोग आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक, ठीक। तो देखिए किसी भी धातु और धातु को देगा इलेक्ट्रॉन और उससे जो बॉन्ड बनेगा आयनिक बॉन्ड, और उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग कौन सा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, सहसंयोजक यौगिक नहीं, आयनिक यौगिक, ठीक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आयनिक यौगिक बनाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन अधातु है, हाइड्रोजन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन। ये तीनों तो क्या धातु है, अधातु क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। मिश्र तो कासा होते हैं, विद्युत के कुचालक, विद्युत के सुचालक, अतिचालक या अर्धचालक। देखिए कासा अभी बताया ना, ब्रोंज किससे बनता है, कॉपर और टीन से। तो कॉपर भी विद्युत का सुचालक और टीन भी क्या है, विद्युत का सुचालक। तो इससे जो मिश्रण बनेगा वो भी क्या होगा, विद्युत का सुचालक। क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। तो कासा भी क्या होगा, विद्युत का सुचालक, ऑप्शन नंबर बी। आगे धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं। देखिए एक बात क्लियर कर लीजिए, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं या भस्म होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो धातु का ऑक्साइड क्या होगा, क्षार या भस्म, एक ही बात हुआ, क्षार या भस्म, और अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अम्ल। ये बात याद रखिएगा, अधातु का ऑक्साइड अम्ल और धातु का ऑक्साइड क्षार या भस्म। यहाँ बोला है धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर, एक वर्ड दे दिया, जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्षार। या भस्म भी हो सकता था, लेकिन जल में घुलकर दे दिया था, क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। तो जल में घुलकर क्या हो जाएगा, ये क्षार, ऑप्शन नंबर बी। अगर सिर्फ आपको पूछ दे धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्या अगर ऑप्शन देगा ये भस्म देगा, क्षार नहीं देगा, वहां क्या देगा, भस्म। तो क्या हो जाएगा, भस्म। आगे ये देखा है, देखिए धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, धातु के ऑक्साइड अभी बताया ना, जो धातु के ऑक्साइड क्या होगा, भस्म होगा, और धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, भस्म, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। धातु के ऑक्साइड भस्म और अधातु के ऑक्साइड अम्ल, ये दिया होगा। अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है, अम्ल, बताया ना। धातु का ऑक्साइड क्षार और अधातु का ऑक्साइड अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। आगे सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है, एक आपका की बुक में दिया होगा सक्रियता श्रेणी, समझे। सबसे ऊपर होगा आपका पोटेशियम, और इधर हाइड्रोजन है, कॉपर है, जिंक है, और Au क्या है सबसे लास्ट में। तो देखिए एल्यूमिनियम है, यहाँ सोडियम है, Hg है, और क्या है, कॉपर, चार है। अब तो इन्हीं चारों में हमको देखना है कि सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन है, मतलब इस श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है। ऐसे तो सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, ठीक, लेकिन यहाँ पोटेशियम दिया नहीं है। तो इन चारों में हमको देखना है कि सबसे ऊपर कौन आता है, एल्यूमिनियम सबसे ऊपर आता है कि सोडियम आता है कि Hg आता है या कॉपर। इन दोनों को छोड़ दीजिए क्योंकि ये हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन के नीचे ये सब आता है, ठीक। इन दोनों में देखना है सोडियम और एल्यूमिनियम, तो इसमें ऊपर होता है सोडियम, एल्यूमिनियम क्या होता है, सोडियम से नीचे। तो क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा ज्यादा, सोडियम, बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सबसे ज्यादा होता है पोटेशियम, लेकिन पोटेशियम ऑप्शन में ही नहीं है। इन चारों ऑप्शन में हमको देखना है कि सबसे ज्यादा किसका होता है, किसका सबसे ज्यादा, सोडियम का। निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लेड। घर में जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसका यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, कॉपर, ए। यही बोला कि कौन से धातु का तार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं घर में, तो किसके लिए, किसका यूज करते हैं, सिल्वर का तो कर नहीं सकते क्योंकि बहुत महंगा पड़ जाएगा, तो थोड़ा सस्ता में कौन पड़ता है, कॉपर। तो किसका यूज करते हैं हम लोग, कॉपर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। आगे कौन धातु है जिसका दहन चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ संपन्न होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसका आंसर होता है सी, बता रहे हैं। देखिए हम लोग का एयर क्लासेस में आप एक वीडियो भी देखेंगे, जो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो उसमें सफेद टाइप की मतलब चमकीली निकलती है एक
चमकदार ज्वाला निकलती है, ठीक, चमकीली चमकदार क्या होती है, ज्वाला निकलती है। तो किसके कारण होती है, किसका होता है ये, मैग्नीशियम रिबन का। किसी का, पोटेशियम का भी नहीं होता है, कैल्शियम का भी नहीं होता, किसका होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का भी नहीं होता है। तो मैग्नीशियम का रिबन को आप जब जलाइएगा ना तो सफेद ज्वाला निकलेगा, ठीक, इसलिए क्या होगा इसका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी को जलाने से क्या होता है, चमकदार श्वेत ज्वाला निकलता है मैग्नीशियम को। कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब बहुत अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगी, क्या है ऑप्शन, लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, पोटेशियम, क्या होता है, सोना, ऑप्शन नंबर सी। आगे सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, सभी के साथ। किसके साथ होता है, सोडियम और पोटेशियम है ना, जल के साथ करता है, लेकिन ये ऑप्शन दो दिया है गर्म जल के साथ भी और ठंडे जल के साथ भी। किसका हो जाएगा, ठंडे जल के साथ ज्यादा बहुत जल्दी से अभिक्रिया कर लेती है, तो क्या हो जाएगा, ठंडा जल। कौन सी धातु जल से अभिक्रिया कर ले, अभी बताना, पोटेशियम, क्या हो जाएगा, लेड, सोना, लेड, सिल्वर, पोटेशियम, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। जल से तो अभिक्रिया करता ही है, लेकिन वहां ऑप्शन दिया था गर्म पानी या ठंडा पानी, तो ठंडा पानी से जल्दी अभिक्रिया करता है, लेकिन ये जल से अभिक्रिया कर लेता है, क्या हो जाएगा, पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। पोटेशियम इससे ठंडे पानी से जल्दी अभिक्रिया कर लेता है। क्या है, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, अभी बताए थे ना, और धातु में कौन बताए थे, ब्रोमीन, और धातु में कौन हो जाएगा, मरकरी, ऑप्शन नंबर डी। सिलिकॉन भी नहीं होगा, चांदी भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, कौन सा पाया जाता है द्रव अवस्था में, मरकरी। और धातु पूछेगा तो ब्रोमीन, धातु पूछेगा तो मरकरी, ठीक। आगे चलते हैं। सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि से द्वारा किया जाता है, विद्युत अपघटन द्वारा, चुनकर, चुंबक द्वारा, अपचयन द्वारा। देखिए मतलब सिल्वर और गोल्ड में कुछ अगर मिल गया तो उसको मतलब संसारण मतलब अलग करने के लिए कौन सा विद्युत द्वारा अपनाया जाता है, तो क्या होता है, विद्युत अपघटन, ए, ऑप्शन नंबर ए। मतलब सिल्वर और गोल्ड को अलग करने के लिए विद्युत अपघटन द्वारा, विधि द्वारा क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे क्या लिखा है, सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, धातु के ऑक्साइड पर अम्ल की अभिक्रिया करके, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर, धातु के ऑक्साइड को जल में घुलाकर अपघटन करने पर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धातु के ऑक्साइड को केवल गर्म करके, क्योंकि कहाँ है, नीचे है, सक्रियता श्रेणी के नीचे है, तो सिर्फ गर्म करेंगे इसके ऑक्साइड को तो काम हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको याद रखिएगा, सक्रियता श्रेणी के नीचे, ठीक, ऊपर फिर ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ बोल देगा नीचे की जगह ऊपर तो फिर ऑप्शन अलग हो जाएगा और आपका आंसर भी अलग हो जाएगा। बोला नीचे तो सिर्फ इसके ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करके इसको हम निष्कर्षण कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। बोला क्या, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु का निष्कर्षण क्या आता है, धातु को ऑक्साइड में बदलकर, धातु के ऑक्साइड में बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, धातु के ऑक्साइड को एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करने पर, या विस्थापन द्वारा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बोला है मध्य में, वहां क्या बोला नीचे, तो सिर्फ गर्म करके हो जा रहा था, ये वाला बीच में, तो धातु का ऑक्साइड क्या करना पड़ेगा, बदलकर कार्बन द्वारा अपचयन किया था, किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा, ठीक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे आगे क्या है, लंबे समय तक लोहे की कांटी को अर्धवायु में छोड़ देने पर उसकी सतह पर किस रंग की परत पड़ जाती है। देखिए कोई कील है, कील कांटी, उसको अगर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा अर्धवायु में या पानी में छोड़ दीजिएगा, कुछ दिन बाद उसका कलर क्या होता है, अलग हो जाता है, ठीक। तो वही बोला कि कैसा कलर आता है, लाल, पीला, लाल तो होगा ही नहीं, लाल कलर का कांटी होता है क्या, नहीं होता है, पीले, काली या भूरा, तो क्या होता है, भूरा रंग का होता है, कैसा होता है, भूरे रंग का, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 100 क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा हम लोग को भी। अगर लोहे में 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो ये मुलायम हो जाता है, परवल तथा कठोर हो जाता है, कोई असर नहीं पड़ता है, इनमें से कोई नहीं होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें अगर 0.05% कार्बन मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, परवल भी हो जाएगा और कठोर।
परबल और कठोर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे पीतल है, अभी बताए ना, पीतल हो गया, कांसा हो गया, या ब्रोंज, या डुरालुमीन, ये क्या होता है, या सोनाडर, ऐसा होता है मिश्र धातु। क्या होता है, मिश्र धातु। तो पीतल भी क्या हो जाएगा, मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी। 4 होता है मिश्र धातु, ठीक, आपको 4 बता दिए हैं। अब बोला है सल्फर के एस के नाम क्या हो सकते हैं, सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, या कॉपर सल्फाइड। क्या होता है, सल्फाइड। इसका अगर एस को तो क्या हो जाएगा, सल्फाइड, ऑप्शन नंबर ए, सल्फर का ऑक्साइड सल्फाइड। 51, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है, देखिए क्या बोला है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है, 3, 4, 5 या 2, कितना होता है, 2%। इस्पात में कितना कार्बन होता है, 2, ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, इस्पात में कितना कार्बन होता है, 2%, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे निम्नलिखित में कॉपर के एस कौन हो सकते हैं, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम हो गया, सिनेमर होता है जी या पारा का, कैलेमाइन होता है जिंक का या जस्ता का। क्या बचा, क्यूपराइट, नाम से ही पता था कॉपर क्यूपराइट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और बताए ना बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का, सिनेबार होता है, सिनेबार, ठीक, एच का या पारा का, ये पूछ सकता है कभी कभी, जो सिनेबार एच का क्या है, एक ही है, सिनेबार, एस क्या है, सिनेबार सिर्फ, और जिंक का क्या है, कैलेमाइन, जिंक ब्लेंड भी होता है। आगे आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक जो बनता है ना, उसका गलनांक या क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है, उच्च होता है। उच्च होते हैं, निम्न होते हैं, उच्च निम्न दोनों होते हैं, ना उच्च होते हैं ना निम्न होते हैं, अर्थात सामान्य होते हैं, सभी कथन सत्य नहीं, क्या होता है, उच्च होता है, ऑप्शन नंबर ए। आयनिक यौगिक जो है उसका क्या होता है, गलनांक या क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। सीसा और टिन का मिश्र धातु को कहते हैं, अभी बताया ना, सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। अभी बताया ना, सीसा और टिन से क्या बनता है, सोल्डर बताया, जहां एल्यूमिनियम और जिंक बता रहे थे वहीं क्या बता रहे थे, सोल्डर। तो क्या सिल्डर किससे बनता है, सीसा और टिन से, ऑप्शन नंबर ए। ये भी मिश्र धातु है, ठीक। आगे फेवरेट क्वेश्चन, सब जगह पूछा जाता है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है, सबको पता होगा इस बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में सबको पता होगा लगभग। इसको सोडियम, ऑप्शन नंबर सी, सोडियम है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। लिथियम को भी काट सकते हैं, लेकिन मेन है क्या, सोडियम को काट सकते हैं। अगर यहाँ सोडियम ऑप्शन नहीं रहता, किसको लेते हैं हम लोग, लिथियम देता तो लिथियम को लेते हैं, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन फेवरेट है सबका, सबको आता होगा, तो सोडियम धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। निम्न में से कौन उपधातु है, ये धातु, ये भी धातु, ये भी धातु, उपधातु क्या होगा, Hb, बिस्मत, ऑप्शन नंबर डी। उपधातु क्या होता है, बिस्मत। ये तीनों क्या है, धातु है। आगे विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, एनोड, कैथोड, अपघटीय, इनमें से सभी। मतलब विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु जो है उसको किस चीज, कैसे यूज करते हैं, कैथोड बना के, या एनोड बना के, या अपघटीय, या इनमें से सभी। तो कौन सा होता है, ए, एनोड बना करके। अशुद्ध धातु को किसको क्या बनाते हैं हम लोग, एनोड बना करके क्या करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। आगे चलते हैं, क्या है, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार है, यह धातु को किस गुण धर्म को प्रदर्शित करता है, धात्विक चमक, अवघात वर्ध्यता, धातु की चालकता, धातु की सक्रियता। क्या होता है, धातु की चमक, ऑप्शन नंबर ए। धातु का सतह चमकदार होता है किसके कारण, कौन से गुण के कारण, धातु की चमक। धातु में क्या होती है, हर धातु में क्या होती है, एक चमक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं धातु की चमक, उसी के कारण क्या होता है, ये चमकदार होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं,
क्या बोला, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु Hg, इसको बोलते हैं पारद Hg है, तो इसे क्या कहते हैं? पारद मिश्र धातु, जिंक मिश्र धातु, अमलगम, आयरन मिश्र धातु। क्या बोलते हैं? अमलगम। किसी भी मिश्र धातु में अगर Hg मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अमलगम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या बोलते हैं इसको? अमलगम। आगे, लोहा निम्न से किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? देखिए, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या कॉपर। अब देखिए यहाँ सक्रियता आ जाएगा। जो सक्रिय जैसे आयरन है, लोहा, इसके नीचे जो है सक्रियता श्रेणी में, उसको वो अलग कर सकता है, लेकिन जो उसके ऊपर है उसको अलग नहीं कर सकता है, उसको विस्थापित मतलब अलग नहीं कर सकता है। ठीक, देखिए लोहा है, आयरन है, सोडियम भी इससे ऊपर रहता है, पोटेशियम तो सबसे ऊपर रहता है, और मैग्नीशियम भी क्या रहता है? इससे ऊपर ही रहता है। तो सबसे नीचे, इसके नीचे कौन रहता है? कॉपर। तो कॉपर को ही सिर्फ आयरन अलग कर सकता है, इन तीनों को अलग नहीं कर सकता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मतलब सक्रिय श्रेणी के जो ऊपर है उसको नहीं कर सकता है विस्थापित, लेकिन जो नीचे रहे उसको विस्थापित कर सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, कॉपर। आगे, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। ठीक, हीरा भी एक कार्बन का अपरूप है और ग्रेफाइट भी है। तो मुलायम, अब जो बोला है ग्रेफाइट कैसा होता है? मुलायम होता है, कठोर होता है, दर्भ होता है, गैस होता है। कैसा होता है? मुलायम। दर्भ और गैस तो होता नहीं, सॉलिड होता है। तो क्या होता है? मुलायम। और कठोर कौन होता है? हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप बोलेगा, कठोर कौन होता है? तो क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोला है ग्रेफाइट क्या होता है? मुलायम। तो ऑप्शन नंबर ए। आभूषण बनाने वाला सोना होता है। क्या ऑप्शन? 22 कैरेट, 24 कैरेट, 16 कैरेट, 15 कैरेट। अभी बताया हम ना, तो शुद्ध सोना होगा वो 24 कैरेट का होगा, लेकिन जो आभूषण जो पहनते हैं आप लोग, बेसर उसर, उस कितने कैरेट का होता है? 22 कैरेट का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 22 कैरेट का आभूषण होता है, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है वो कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। आगे, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा सकता है? सोडियम, बताए ना किसको काट सकते हैं हम लोग? सोडियम को। अभी क्वेश्चन पहले से था, लिथियम, कैल्शियम, कॉपर। देखिए सोडियम है ही नहीं इस ऑप्शन में। क्या चार ऑप्शन में सोडियम नहीं है, तो किसको ले लेंगे हम लोग? लिथियम को। बताए ना, अगर सोडियम रहे तो हम लोग किसको लेंगे? चाकू से किसको काट सकते हैं? सोडियम को। अगर ऑप्शन में सोडियम नहीं रहे तो किसको ले लेंगे हम लोग? लिथियम को। ऑप्शन नंबर ए। बोला जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है, किन चीजों की परत चढ़ी रहती है? सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, मैग्नीशियम। इसको याद कर लीजिए। जो मतलब कॉपर तार की जो पहुंचती है आपकी घर तक, जो पहुंचता है, उसमें जो लेयर रहता है ऊपर चढ़ा रहता है, जो कवर रहता है, वो किसका कवर रहता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। जिससे इसमें करंट पास नहीं होगा, तो उसको आप ऊपर छूजिएगा तो करंट आपको नहीं लगेगा। तो कौन सा कवर होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी। सिलिका क्या है? धातु, अधातु, उपधातु। सिलिका भी क्या होता है? उपधातु। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सिलिका भी क्या है? उपधातु। क्या बोला है? लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना, विद्युत। आप किसी को जंग से बचाने के लिए उसको लेपित करते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? संक्षारण, गैल्वेनीकरण बोलते हैं। गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। किसी बार अगर किसी को बचाने के लिए, किसी धातु को बचाने के लिए उसको परत चढ़ाते हैं, लेपित करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण। कौन सा क्रिया होता है ये? गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? Cu, Hg, Ag, Au। देखिए Au क्या होता है? सबसे कम कौन हो जाएगा? Au। अब बोला है क्या इन चारों में सबसे कम, सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो जाएगा? कॉपर दिया है, Hg दिया है, Ag दिया है और Au। Au तो क्या होता है? सबसे कम, सबसे नीचे रहता है लिस्ट में, सबसे नीचे। तो इन चारों में आपको करना है तो सबसे ऊपर कौन रहता है? कॉपर। उसके बाद Hg, Ag और Au रहता है। तो क्या हो जाएगा? कॉपर। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 68 में। लेड तथा मरकरी उष्मा के अच्छे चालक, अचालक, अल्पतम चालक या इनमें से कोई नहीं। देखिए लेड तथा मरकरी इतना चालक तो होता नहीं, थोड़ा बहुत चालक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग अल्पतम चालक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
पारा विद्युत धारा प्रवाह में उत्पन्न करते हैं उच्च प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोध मतलब समझे रुकावट, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, रुकावट। तो पारा जो होता है ना विद्युत धारा में क्या होती है, बहुत ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न करता है, बहुत ज्यादा रुकावट करती है, तो क्या हो जाएगा उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। मतलब जो पारा से अगर प्रभाव करेंगे हम करंट को तो बहुत जल्दी ये बहुत ज्यादा करंट पास करने नहीं देगा, बहुत कम करंट पास होने देगा, तो क्या हो जाएगा उच्च प्रतिरोध। 69 का क्या हो जाएगा ए। क्या बोला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? ये दोनों उभयधर्मी होता है, उभयधर्मी, जिंक ऑक्साइड भी और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी। उभयधर्मी मतलब समझे ये अम्लीयता का भी गुण दिखाएगा और ये क्षारीयता का भी गुण दिखाएगा। क्या अम्लीय, क्षारकीय, ए एंड बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 70 का सी हो जाएगा। ठीक, कॉपर सल्फेट के नीला विलयन में जेडन डालने पर जिंक सल्फेट का कैसा लवण बनता है? कलर बोल रहा है कि लवण का जो कलर होगा कैसा बनेगा जिंक सल्फेट का, नीला, पीला, वर्णहीन, इनमें से कोई नहीं, क्या होता है सी, वर्णहीन। नीला भी नहीं होता, पीला भी नहीं, क्या होता है वर्णहीन, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सिंह, सी हो जाएगा। जिंक सल्फेट का विलयन, ये जो लवण होता है उसका कलर कैसा होता है, वर्णहीन होता है। सिनेबार किसका एस्क है? अभी बताया हमने किसका होता है, एचजी का या पारे का। ठीक, एल्यूमिनियम का बॉक्साइट, जस्ता का कैलेमन बताया, जिंक ब्लेड बताया, और क्या हो जाएगा इसका पारे का। पारे का क्या होता है सिनेबार, ऑप्शन एक ही होता है, पारे का एक ही एस्क होता है, कौन सा होता है सिनेबार। क्या है अमलगम, क्या है पारे में घुली धातु, सोडियम युक्त मिश्र धातु, कॉपर का एक यौगिक, पारे का एक यौगिक। तो क्या होता है पारे में जो घुली धातु होता है, धातु के साथ अगर पारा रहेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं अमलगम। अभी पता नहीं इस तरह एक क्वेश्चन आगे भी था, तो धातु के साथ अगर कौन चीज को मिलाए या पारा को मिलाएं तो कौन सा बनेगा, कौन सा चीज बनेगा अमलगम। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अमलगम क्या होता है, पारे में घुली धातु, धातु और पारा अगर मिलेगा तो कौन सा बनेगा अमलगम बनेगा। ठीक, क्या है जस्ता का एस्क। अभी आपको हम बताए थे ना सिनेबार किसका होता है, एचजी का होता है, बॉक्साइट किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है, जिंक ब्लेंड जो होता है किसका होता है, जेडन का या जस्ता का। तो जिंक ब्लेंड किसका हो जाएगा, जस्ता या जिंक का। और भी बताया कैलेमाइन बताए, ठीक, इसका इसी का होता है, जिंक ब्लेंड का ही होता है कैलेमाइन, कैलेमाइन या जिंकेट, एक जिंकेट भी होता है, जिंकेट। एक हो गया जिंक ब्लेंड, जिंकेट या कैलेमाइन, तीनों जो होता है किसका होता है, जस्ता का ये होता है, तीनों लिख लीजिएगा। ठीक, बोला क्या ग्रेफाइट का उत्पादन एंथ्राइट्स कोयले को किसके साथ मिलाकर गर्म करने से प्राप्त होता है? जिंक के साथ, भाप होगा ये, फौन होगा, क्या होगा पौ, भाप के साथ, बालू के साथ, इनमें से कोई नहीं, क्या होता है ऑप्शन नंबर सी। बालू के साथ अगर कोयले के गर्म करने से क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट का उत्पादन हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। बोला क्या सल्फर का उपयोग किस विस्फोटक पदार्थ के रूप में किया आता है? सल्फर का उपयोग क्या होता है विस्फोटक रूप पदार्थ के रूप में क्या था, बोलते हैं कि कौन सा पदार्थ के रूप में क्या आता है, H2SO के उत्पादन में, H2SO4 के उत्पादन में, या एंटीसेप्टिक के उत्पादन में, गन पाउडर के रूप में, या इनमें से क्या होता है गन पाउडर के रूप में। जो होता है ना सल्फर का उपयोग, सल्फर का जो होता है यूज होता है जो विस्फोटक पदार्थ में, किसके लिए यूज होता है, गन पाउडर के रूप में होता है। तो 76 का क्या हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 77 में, आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया के साथ गलित लोहा प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन, द्विस्थापन, उपचयन। संयोजन दो मिलता है, द्विस्थापन आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक, उपचयन तो पर ही है। और एक क्या थर्मिट, एक नया वर्ड है थर्मिट। एक क्या होगा इसी में होता है, आयरन सल्फाइड के साथ एल्यूमिनियम का अभिक्रिया करेंगे तो लोहा प्राप्त होता है। कौन सा अभिक्रिया में? थर्मिट अभिक्रिया में। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। आगे बोला है कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्राइड या कुछ नहीं।
क्या है, कॉपर को वायु में जलाने पर। ऑप्शन नंबर 4 है, 4 ऑप्शन दिया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड दिया है, कॉपर ऑक्साइड दिया है, कॉपर हाइड्रेट दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो कॉपर को वायु में जलाएंगे कौन सा बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा यौगिक बनता है, कॉपर ऑक्साइड। सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है कि ये क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है या अम्लीय है। तो क्या होता है, क्षारीय। ऑप्शन नंबर ए। क्या नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपनायक है। अपनायक मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनाने वाला, इलेक्ट्रॉन को अपनाने वाला। ठीक, ये रिएक्शन दिया हुआ है। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिएक्शन चलेगा। ठीक, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही क्या होगा, अपनायक। एल्यूमिनियम का कितना, 0। अब देखिए एक ऑक्सीजन का 2 होता है, 3 ऑक्सीजन का -6 हो जाएगा। एक एल्यूमिनियम का 2 एल्यूमिनियम का इतना +6, तो एक एल्यूमिनियम का +3। तो 0 से 3 क्या हो जाएगा यहाँ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो क्या कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम किसमें, सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक, ऑक्सीकरण इसका हो रहा है, एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। नॉमिन को नोबल गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। या नॉमिन नहीं होगा, यहाँ होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन। ठीक, ब्रोमीन। देखिए अब बोला है कि ब्रोमीन को कितना इलेक्ट्रॉन देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, किसके कारण, किसके जैसा हो जाएगा, नोबल गैस के जैसा। देखिए हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ठीक, और ये जो होता है ये क्या होता है, नोबल गैस। ठीक, और क्या पूछा, ब्रोमीन। ब्रोमीन का कितना होता है, 35, और इसका होता है 36। क्रिप्टन का कितना होता है, 36। अब देखिए 35 को और कितना इलेक्ट्रॉन देंगे कि 36 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 36। तो किसके तरह हो जाएगा, नोबल गैस की तरह हो जाएगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए ब्रोमीन को जो नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 35 में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है, 36, और 36 क्या है, एक नोबल गैस है। ठीक, चलिए 82 में चलते हैं हम लोग। निम्न से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। देखिए अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, नोबल गैस का। ठीक, हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टन होता है, जेनन होता है, और क्या होता है, रेडन होता है। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन खोना है। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। कॉपर तो बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, सोडियम का क्या है, इन दोनों को लीजिए। ठीक, इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कितना आ रहा है, 12 में 2 घटेगा 10, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो 9। अब देखिए मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो कितना हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और सोडियम जब 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, कितना हो रहा है, 9 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन, देखिए नोबल गैस इसका होता है 2, 10, 18, 36, 10 आ रहा है। नियोन का क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम मैग्नीशियम में भी हम 2 इलेक्ट्रॉन घटा रहे हैं, कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगी। और नॉर्मल गैस का क्या होता है, अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन खोकर कौन सा एटम है, ये एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा प्राप्त कर लेगी, अस्थायी। और अस्थायी किसका होता है, नोबल गैस का। तो नोबल गैस किसकी तरह हो जाएगा, ए। मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, जिसका इलेक्ट्रॉन होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन खोदा कितना हो गया, 10, और 10 किसकी तरह होता है, नोबल गैस की तरह। तो अस्थायी इलेक्ट्रॉन किसकी तरह हो जाएगा, मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद। आगे चलते हैं। क्या कार्बोनेट एस को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिणत हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, देखिए भर्जन, निस्तापन, अपघटन, उपचयन। कार्बोनेट रहे तो क्या हो जाएगा, निस्तापन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कार्बोनेट रहे तो क्या हो जाएगा, निस्तापन, और सल्फाइड रहे तो क्या हो जाएगा, भर्जन। तो कार्बोनेट आयस का क्या हो जाएगा, निस्तापन। अगर कार्बोनेट रहा तो क्या लिखेंगे हम लोग, निस्तापन। ठीक, याद रखना इसको। अब देखिए सल्फाइड वाला भी दिया है क्वेश्चन।
सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? वहां कार्बोनेट था तो क्या हो गया विस्थापन, या सल्फाइड तो क्या हो जाएगा वर्जन। क्या हो जाएगा? वर्जन। 84 का ए। आगे चलते हैं। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब लोहे पर भाप की अभिक्रिया कीजिएगा तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन भी नहीं होता है, नाइट्रोजन भी नहीं होता, अमोनियम गैस भी नहीं होता, कौन सा गैस होता है उत्पन्न? हाइड्रोजन गैस। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब बोला है क्या है? लोहे अभिक्रिया करता है ठंडे जल के साथ, भाप के साथ, गर्म जल के साथ, या सभी के साथ। तो लोहा किससे अभिक्रिया करता है? भाप के साथ। ऑप्शन नंबर बी। ठंडे जल के साथ भी नहीं करता है, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, किसके साथ करता है? भाप के साथ। जब भी आया लोहा किसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन भाप। ऑप्शन नंबर बी। आगे निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ठीक, इसमें आप देखिए Cl इसको छोड़ दीजिए, Na3SO4 Cl2 और Cl को छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए Na है, Mg है, Fe है और Ag है, मतलब इसी को विस्थापित करेगा। यहाँ से किसको करेगा? Na को करेगा, यहाँ से Mg को करेगा, यहाँ से Fe को करेगा, यहाँ से Ag को करेगा। अब देखिए सक्रियता श्रेणी के जो ऊपर है वो नीचे वाले को कर सकता है विस्थापित, लेकिन जो नीचे है ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता है। अब देखिए NaCl विलयन कॉपर तो नीचे है, सोडियम ऊपर है, कर सकता है विस्थापित ना? क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा ऑप्शन। MgCl2 विलयन एक एल्यूमिनियम नीचे होता है और Mg क्या होता है? ऊपर, इसको भी विस्थापित नहीं कर सकता है। FeSO4 विलयन एक सिल्वर होता है नीचे, Fe क्या होता है? ऊपर, ये भी नहीं कर सकता है। AgNO3 विलयन एक कॉपर एवं कॉपर धातु। देखिए कॉपर क्या करेगा? ऊपर है और Ag क्या है? नीचे। कॉपर क्या है? ऊपर और Ag क्या है? नीचे। तो कॉपर क्या करेगा? Ag को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सब धातु इसको विस्थापित नहीं कर सकता था, लेकिन कॉपर क्या कर रहा है? Ag को कर सकता है, क्योंकि कॉपर क्या सक्रिय श्रेणी के ऊपर साइड में है और Ag क्या है? नीचे साइड में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। आगे NaCl का क्वथनांक बताए ना। NaCl क्या है? एक आयनिक यौगिक है और आयनिक यौगिक का क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। तो NaCl का कितना? 3120। अब डाटा में दे दिया 3120, 1900, 1600, 1686। डाटा में क्या होता है? 1686 होता है। उच्च होता है, लेकिन कितना पूछा है? कितना होता है? क्या होता है? 1686 होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। मैग्नीशियम के दान से जो उत्पादक बनते हैं वो कहते हैं क्या कहलाता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, या अब जो Mg के दान से क्या बनता है? Mg प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। जब मैग्नीशियम को जलाइएगा तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो और कौन सा होता है? ये क्षारीय होता है। आगे क्या बोला है? एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है जस्तीकरण, एनोडीकरण, समृद्धिकरण। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? एनोडीकरण। बी, ऑप्शन नंबर बी। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड जो परत चाहिएगा कौन सा प्रक्रिया होता है? एनोडीकरण। 90 का हो जाएगा बी। चलिए अब सिर्फ 10 ही क्वेश्चन बचा है। ठीक, अब बोला है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण थर्मेट अभिक्रिया द्वारा, अपचयन द्वारा, धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत द्वारा। अब बताए थे नीचे जो रहता है सक्रिय श्रेणी में और बीच में जो रहता है उसको बता दिए थे। अब यहाँ बोला कि सबसे ऊपर जो रहता है उसको कैसे अलग कर सकते हैं, उसके स्थित धातु का निष्कर्षण कैसे कर सकते हैं? तो धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा ये प्रक्रिया होती है। ठीक, सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। धातु के गलित क्लोराइड का विद्युत अपघटन द्वारा सक्रिय श्रेणी का जो ऊपर रहता है उसको हम धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे अब बोला कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उसके सतह के भूरे रंग का चमक समाप्त होकर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा रंग क्या है? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्राइड। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए कॉपर ऑक्साइड। तो क्या होता है इसका? सी कॉपर कार्बोनेट। ये हरा रंग का जो होता है ना क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक,
जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। कार्बन क्या है? अब जो जिंक ऑक्साइड का क्या है, कार्बन के साथ अभी गर्म कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होती है? धातु प्राप्त होती है। तो ये कार्बन है क्या? अपचायक, उपचायक, उपचायक तथा अपचायक सभी उत्तर क्या होता है? अपचायक होता है। क्या होता है ये? कार्बन जो होता है क्या होता है? अपचायक होता है। उच्च अभिक्रिया धातु से शुद्ध धातु की प्राप्ति किस विधि द्वारा करते हैं? गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा, अपचयन द्वारा, भर्जन द्वारा या निस्तापन द्वारा? ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 94 का क्या हो जाएगा? ए। उस अभिक्रिया जो धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं किसके, कौन सा विधि द्वारा? गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक, 95 को देखते हैं अब, और ज्यादा नहीं बचा है, 5 ही क्वेश्चन बचा है। अब बोला है भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु, मतलब जमीन में स्वतंत्र अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम भी नहीं होता है, सिल्वर होता है। कौन सा होता है? सिल्वर। बी, ऑप्शन नंबर बी। एल्यूमिनियम भी नहीं होता, जिंक भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। किसको? कौन? सिल्वर। आगे अब बोला मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम, तेल होगा एल्यूमिनियम, ठीक, के साथ गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? MnO2। अब जब यहाँ एल्यूमिनियम है तो MnO2 हो सकता है ना, AlO2। अब इन दोनों में देखना है MaO2, ये भी MnO2 होगा, यहाँ 2 होगा। ठीक, अब ये देखना है Al2O3 AlO3, तो क्या बनता है? Al2O3। ठीक, ये बनेगा ही नहीं, ये तो बनेगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे 97। अब बोला है निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? PbNO3। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? हीट करेंगे, गर्म कर रहे हैं तो कौन सा बनता है? NO2 बनता है। कौन सा बनता है? NO2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, 97 का बी। आगे बोला है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग कलोर क्षार अभिक्रिया, कलोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन। ये तो वियोजन होगा ही नहीं, संयोजन होगा ही नहीं, तो दूसरा ही चल रहा है। एक बच रहा है क्या? कलोर क्षार अभिक्रिया, और एक होता है क्या? कलोर अभिक्रिया। तो इन दोनों में क्या होता है? कलोर अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कलोर क्षार अभिक्रिया नहीं होता, सिर्फ क्या होता है? कलोर अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, 98 का बी। आगे और 2 क्वेश्चन बचा है। अब बोला है कि कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? बताया ना, ग्रेफाइट भी होता है और हीरा भी होता है। अब यहाँ बोला सबसे अधिक कठोर कौन होता है? हीरा। क्या होता है? हीरा। ऑप्शन नंबर सी। ये भी कठोर नहीं होगा, मुलायम होता है, ये भी मुलायम होता है, ये भी मुलायम। सबसे ज्यादा कठोर कौन हो जाएगा? हीरा। ऑप्शन नंबर सी, 99 का सी। अब लास्ट में पहुंच गया कहा हम लोग? 100। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग क्या? 100। ठीक, बोल रहा है ऑक्साइड एश को समृद्ध करने के लिए इसे किया जाता है? द्रव्य चालित धुलाई, फेन प्लवन प्रक्रम, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए। 100 का क्या हो जाएगा? ए। क्या हो गया? ए। तो देखिए हम लोग यहाँ तक 100 क्वेश्चन तो पूरा कर लिए। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा ही नहीं। आप अच्छे से पढ़ लीजिए इस ऑब्जेक्टिव को। इसमें 100 से जितना भी अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो मानिए कि इस 100 क्वेश्चन से ही पूछेगा, इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। चौथा चैप्टर लेके, तीसरा चैप्टर तो हो गया केमिस्ट्री का, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, आज कितना हो गया? 3rd हो गया। अगला चैप्टर लेके मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।